सलामुअलैकुम। मैं काम ढूंढने के चक्कर में मारी मारी फिरती रही, लेकिन मुझे कहीं भी काम ना मिला। घर के हालात मजीद बदतर हो गए थे। ना तो अम्मा की बीमारी जाने का नाम ले रही थी और ना ही बहन भाई स्कूल जा रहे थे। अब्बा क्या दुनिया छोड़ के गए, हमारी तो पूरी जिंदगी ही तबाह हो गई थी। जब भी मेरी पड़ोस में रहने वाली दोस्त फरजाना ने मुझे मशवरा दिया कि फैक्ट्री में काम करने से बेहतर है तुम मेरी तरह बंगले में काम करो। जहाँ मैं काम करती हूँ वहां से थोड़ी दूर एक बंगले में काम करने वाली की जरूरत है। फिर जवान मुलाजमा को देखकर तो लोग वैसे ही भागकर काम पर रखते हैं, क्योंकि वो काम करने में तेज होती है। इसकी बात मेरे दिल को लगी थी, क्योंकि जब से वो बंगले पर जा रही थी इसके घर के हालात बहुत बेहतर हो गए थे। कभी बंगले की मालकिन इसे अपने पहने हुए कपड़े दे देती तो कभी बचा हुआ खाना। यूं इसके घर की जरूरतें काफी हद तक पूरी हो जाया करती थी। हमारे घर में तो वैसे ही गुर्बत का डेरा था, इसीलिए दूसरे दिन ही मैं इसके साथ बंगले पे जा पहुंची थी। बंगले की मालक ने मुझे एक नजर ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, फिर दूसरे ही दिन काम पर आने का कह दिया था। मुझे उम्मीद ना थी कि इतनी जल्दी वो मुझे काम पर रख लेगी। तभी आकर मैंने अपनी बीमार माँ को खुशखबरी सुनाई कि मुझे काम मिल गया है। माँ धीमे से मुस्कुरा दी थी। सारी जिंदगी इन्होंने ही काम काज करके हमें पाला था, लेकिन अब्बा की मौत ने इन्हें बिस्तर से लगा दिया था। अब्बा ठेले पर खिलौने बेचते थे, अचानक एक एक्सीडेंट में वो फौत हो गए थे। जो हम इस भरी दुनिया में यतीम और लावारिस हो गए थे, क्योंकि हमारा कोई रिश्तेदार भी ना था। जो थे वो बहुत दूर दूर रहते थे, किसी का आना जाना भी हमारे घर ना था। अम्मा की अब बिस्तर से लगी थी, घर में फाके पड़ने लगे। मुझसे छोटे 3 बहन भाई थे जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे, लेकिन आजकल इनके पास ना तो खरीदने के लिए ड्रेस था और ना पैरों में पहनने के लिए जूते थे। काफी दिन से कोशिश कर रही थी कि मैं किसी फैक्ट्री वगैरह में लग जाऊं, ताकि माहाना तनख्वाह के जरिए अपना घर अच्छी तरह चला सकूं, लेकिन फैक्ट्री में मेरी तालीम की वजह से मुझे रख ही ना रहे थे। मैंने सिर्फ 8 क्लासें ही पढ़ी थी। हमारे जैसे मिडिल क्लास घराने के लोग भला ज्यादा तालीम हासिल कैसे कर सकते हैं। यूं हर जगह से नाकामी के बाद बाला आखिर इस बंगले में मुझे नौकरी मिल ही गई थी। दूसरे दिन ही मैं काम करने बंगले पर जा पहुंची और पहले दिन ही मुझे मालूम हो गया कि बंगले में मालकन का शौहर और एक बेटा रह रहा है। बेटा भी बरूनी मुल्क तालीम हासिल करने गया था। यूं इतने बड़े बंगले में सिर्फ इसका शौहर और वो ही रह रहे थे। मुझे सफाई साफ सुथराई का काम दिया गया था। मालकन ने मुझे सब समझा दिया था। तभी एक कमरे से गुजरते हुए इसने मुझे कहा, इस कमरे में सफाई करने की जरूरत नहीं है और ना ही इसके दरवाजे को हाथ लगाना। बस जहाँ जहाँ मैंने सफाई करने का बताया है वहीं पर अच्छे से सफाई सुथराई कर दो। उनकी बात पर मैंने सर हिला दिया। बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली थी, इसलिए मैं इनकी हर बात मान रही थी। फिर 2-4 दिन बाद ही काम करके मुझे अंदाजा हो गया था कि मालकिन बहुत अच्छी तबीयत की मालिक है। फिर एक बार वापस आते हुए इसने मुझे बचा हुआ खाना और रोटियां भी दे दी थी, जिसे लेकर मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि घर में इतना राशन भी ना था कि हम खाना ही बनाकर खा सकते। इसलिए रोटी और सालन लेकर जैसे ही मैं घर गई, बहन भाइयों के चेहरे पर खुशी की लहर डोर गई। सबने खूब पेट भरकर खाना खाया। मैंने सबसे पहले अम्मा को खाना खिलाया, इसके बाद बच्चा कुच्चा मैंने भी खा लिया था। फिर दूसरे दिन मैं काम पर जा पहुंची। सारा काम पाबंदी से करती थी। मैं कोई शिकायत का मौका मालकन को देना नहीं चाहती थी। एक दिन मैंने देखा जब इस कमरे का दरवाजा अंदर से हिल रहा था। मैं हैरान रह गई। वो दरवाजा तो बिल्कुल बंद था और ना ही इसके अंदर कोई मौजूद था। फिर दरवाजे का यूं हिलना मुझे हैरत में मुब्तला कर रहा था। फिर यही बात मैंने मालकन को बताई तो वो लापरवाही से कहने लगी, तुम्हें इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है और ज्यादा इस बात पर वो ना करना। वो कमरा मेरे शोहर का है, इसे वही इस्तेमाल करता है। मैं इसकी बात पर चुप हो गई और अपना काम काज करने लगी। लेकिन दूसरे दिन मैं जीने की सफाई कर रही थी। अचानक ही मुझे इसमें से अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैंने मालकन को देखा, वो अभी तक उठी भी ना थी। मैं चुपके से जाकर इसके दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी हो गई। अंदर से धीमी धीमी सी आवाज सुनाई दी थी, कोई है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलकर मुझे आजाद कर दो, तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर। ऐसे लग रहा था जैसे अंदर कोई वजूद बहुत दुख और तकलीफ में मुब्तला है। मैं तो हैरान होकर ये आवाजें सुन रही थी। आखिर मालकन और मालक ने किसको यहाँ कैद करके रखा हुआ था। जो भी था, मुझे इस पर बहुत तरस आया था। फिर अगले ही दिन मालिक बंगले में नजर आया। इसे मैंने पहली बार देखा था। गले में बड़ी बड़ी माला पहने और इसका लिबास भी ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा आमिल था। अमूमन ऐसे लोगों तो आस्थानों पर बैठे हुए हैं, आखिर मालिक क्या काम करता था। मैं ये महज सोच कर ही रह गई थी।
लेकिन हैरत मुझे जब हुई तब इसने कमरे का दरवाजा खोला, अंदर घुसा और वापस दरवाजा बंद कर दिया था। वो ऐसा क्या काम कर रहा था जो इसे यूं खुफिया तौर पर करना पड़ रहा था? फिर मैंने खाना पकाने वाली औरत की बातें सुनी जो माली से बातें कर रही थी। वो इसे कहने लगी, देखो तो सही, नौरान सदीकी साहब तो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। कल मैंने अपनी आंखों से देखा, वो एक इतनी बड़ी पोटली लेकर आए थे। इस पोटली में सारे जेवरात भरे थे। इन्होंने वो पोटली मालकन को थपाई और कहने लगे, इसे मेरी खुफिया जगह पर रखो। इस औरत की बातें सुनकर मैं सोचने लगी कि आखिर मालिक ऐसा क्या काम करता है जो इस पर ऐसे दौलत के अंबार लगे रहते हैं। दूसरे दिन ही तजस्सुस के मारे मैं इससे पूछे बिना न रह सकी। फिर मैंने इससे पूछ ही लिया कि खाला मालिक क्या काम करता है। इसका हुलिया तो बड़ा अजीब सा है। इसने इधर उधर देखा, फिर चुपके से मुझे कहने लगी कि मालकन को ना बताना तो मैंने तुझे ये बताया है। वो जादू टूने का माहर है और कई जिन्नात को भी इसने अपने कब्जे में कर रखा है। अगर कभी इस गलती से इसका कमरा का दरवाजा खोल लिया ना तो देखना चीखें निकल जाएंगी। तुम नहीं जानती, इसके कमरे में इतनी बड़ी बड़ी खौफनाक तस्वीरें लगी हैं। एक बार गलती से मैं चली गई थी तो मेरा बुरा हाल हो गया था। मालकन ने मुझे बहुत जलील किया क्योंकि मुलाजमों का वहां जाना सख्ती से मना है। आसपास के लोग भी नहीं जानते कि ये आदमी क्या काम करता है। बस कई कई दिन तक वापस नहीं आता है। जब वापस आता है तो इसके पास दौलत के ये बड़े बड़े थैले होते हैं। इस औरत की बातें सुनकर तो मैं हैरत में मुब्तला हो गई थी। सोचने लगी, इतनी दौलत है लेकिन हमारी तनख्वाह कितनी कम रखी है मालकन ने। लेकिन मुझे भी इस कमरे में झांकने का तजस्सुस हो गया था। मैंने सोच लिया था कि जिस दिन मालकन इधर उधर होगी मैं भी इस कमरे को खोलकर एक बार जरूर देखूंगी कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। और फिर इसके अंदर से आने वाली वो अजीब सी आवाज जो इस दिन मेरे अपने कानों में सुनाई दी थी, न जाने वो किसकी आवाज थी। आखिर मालक ने इस मखलूक को वहां कैद करके रखा हुआ है और क्यों रखा है। और फिर आखिरकार एक दिन मुझे ऐसा मौका मिल गया। उस दिन मालकन तैयार होकर कहीं जा रही थी। उसने मुझे हदायत दी कि पूरे घर की सफाई अच्छे से कर लेना और मेरे कमरे को भी साफ कर देना और खबरदार जो इस कमरे में झांकने की कोशिश भी की तो एक बार मैंने मना किया है, इसलिए दोबारा ऐसी हरकत ना करना। वो मुझे तंबीह करना ना भूली थी। मैंने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो खुशबू में बाहर चली गई। आज मुझे मौका हाथ लगा था। मैंने देखा खाना पकाने वाली औरत तो अपने काम में मसरूफ थी। माली भी पौधों की सफाई कर रहा था। किसी की नजर भी मुझ पर ना थी। फिर मैंने चुपके से इस कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने इसको मजबूती से लॉक किया हो। मैं मायूस सी हो गई, लेकिन अचानक मेरे जहन में एक तरकीब सूझी कि चाबियां वहीं पर कहीं होंगी, किसी दराज में। ये सोचकर फौरी मैंने दौड़ी मालकिन के कमरे की तरफ भागी। फिर चाबियों का गुच्छा उठाकर ले आई। जल्दी जल्दी चाबियां लगाकर देखी। आखिरकार एक चाबी से कमरा खुल ही गया। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धक धक कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे ये मैं कमरा नहीं देख रही बल्कि कोई बहुत बड़ी चोरी कर रही हूँ। फौरन चाबियों का गुच्छा संभाला और इस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई। अंदर जाकर तो मेरी चीखें निकलने को थी क्योंकि अजीब सी बदबू थी जो कि इस कमरे से आ रही थी। बड़ी बड़ी खौफनाक दीवारों पर लगी तस्वीरें किसी भी इंसान को खौफ दिलाने के लिए काफी थी। मोटी मोटी किताबें और कई रंग के धागे इस कमरे में मौजूद थे। एक शीशे के गिलास में न जाने क्या चीज बको कर रखी गई थी। अजीब सी कराहत महसूस होती थी। पलट कर वापस आने को थी, अचानक ही कमरे में रखी अलमारी का दरवाजा किसी ने खटखटाया। मैं हैरान होकर इसे देखने लगी। यहाँ तो कोई भी इंसान नहीं था। फिर दरवाजा बजाने वाला कौन था? अंदर से आवाज आई थी, मुझे बाहर निकालो, मैं आजाद होना चाहता हूँ। मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। देखो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। आखिर कौन था जो इस अलमारी से बाहर निकलकर आजाद होना चाहता था? कहीं कोई खलाई मखलूक तो नहीं, यही सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर इस औरत ने भी मुझे बताया था कि मालिक जिन्नात वगैरह को काबू करने के अमलियात वगैरह करता है। वो एक बहुत बड़ा आमिल है। फिर सोचकर मैं खौफ ज़दा हो गई। वैसे भी इस कमरे से अजीब सी आने वाली बू मेरे होशो हवास गुम कर रही थी। जल्दी से मैंने वापस कमरे का दरवाजा बंद किया और बाहर आ गई। शुक्र था कि मुझे किसी ने नहीं देखा था, वरना आज मेरी शामत आ जाती। फिर पूरा दिन काम काज करने के दौरान मेरे कानों में वही आवाज गर्दिश करती रही, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, मुझे आजाद कर दो। यकीनन आमल भी जिन्नात वगैरह से ही अपने काम करवाकर इतना अमीर हुआ है।
इस सोच ने मेरे अंदर अजीब उलझन पैदा कर दी थी। मैं सोचने लगी कि काश मैं भी अमीर हो जाऊं, फिर मुझे जिन लोगों का काम काज ना करना पड़ेगा। मैं भी ऐश से अपनी जिंदगी गुजारूंगी। अम्मा का इलाज भी हो जाएगा और बहन भाई अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करेंगे। अम्मा अब्बा ने तो बड़े शौक से मेरा नाम अरूज रखा था, क्योंकि मैं इन सबकी सबसे बड़ी बेटी थी। लेकिन मेरा ही नसीब सबसे काला पड़ गया था, क्योंकि जब से मैं पैदा हुई थी गुर्बत ने हमारे घर से जाने का नाम न लिया था। हाँ, फिर मेरे बाद 4 बहन भाई और इस दुनिया में आ गए थे। यूं हमारे घर में रहने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हो गया। इसके साथ ही हमारे हालात भी मजीद बदतर हो गए थे। अब्बा तो जैसे तैसे थोड़ा बहुत थैले पर माल लेकर बेचने चले जाते थे। 200-400 रुपए की इनकी दहाड़ी लग जाती थी। अम्मा भी किसी बंगले में काम काज करती थी। हमारे मोहल्ले में काफी लड़कियां फैक्ट्री में काम काज करने जाती थी। एक दो बार अम्मा अब्बा ने भी अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं भी कमाना चाहती हूँ, लेकिन अम्मा ने साफ मना कर दिया और कहने लगी, एक ही तो हमारी जवान बेटी है, तो ये भी मैं काम पर लगा दूं तो पीछे घर को कौन संभालेगा। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकलने न दिया, लेकिन आज किस्मत ने मुझे ये धक्के खाने पर मजबूर कर दिया था कि मैं एक बंगले में नौकरानी का काम कर रही थी। अब्बा के जाने के बाद तो जिंदगी में कुछ भी बाकी ना रहा था। अब मुझे इस बंगले में काम करते हुए 1 महीना हो गया था और मुझे पहली तनख्वाह मालकन ने दे दी थी। वो तनख्वाह बहुत कम थी। मैंने देखा खाना पकाने वाली औरत की तनख्वाह मुझसे ज्यादा है, हालांकि वो काम तो मुझसे बहुत कम करती थी। मैं यही सोचकर उदास हो गई। सोचने लगी कि इतनी मामूली सी रकम से भला मैं क्या करूंगी। फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया और इसे लेकर घर चली गई। थोड़े से पैसों से राशन डलवाया था, बाकी पैसे अम्मा के हाथ पर रख दिए। घर के हालात से मैं परेशान बैठी थी जब पड़ोस में रहने वाली मेरी दोस्त फरजाना मेरे पास आई। कहने लगी, तेरी शक्ल इतनी उतरी हुई क्यों है। तो मैंने इसे कह दिया कि बस क्या करूं यार, घर के हालात से परेशान हूँ। तनख्वाह इतनी कम है कि अब गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। फिर वो कहने लगी, अच्छा मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ, तो मेरे साथ होने वाले पीर के साथ चलना। मेरी अम्मा भी इससे तवीज लेकर आई हैं। जब से इसने हमारे घर के लिए एक तवीज दिया है, तब से हमारे घर के हालात बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। हो सकता है कि तुम्हारे घर पर भी कोई बंदिश वगैरह हो, इसलिए तुम मेरे साथ चलना। मैं तुम्हें भी इस पीर से तवीज दिलवा दूंगी और कहूंगी कि दुआ करें कि इसके घर के हालात भी अच्छे हो जाएं। इसकी बात सुनकर दिल ही दिल में हंसी थी, क्योंकि मुझे ऐसे खराफात पर यकीन ना था कि तवीज़ात से घर के हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने इसका दिल रखने के लिए कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर दूसरे दिन मैं मामूल के मुताबिक बम्बले का काम करने चली गई। लेकिन इस दिन एक अजीब वाकया मेरे साथ हुआ था। मैं भी इस कमरे के सामने से गुजर रही थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कदम वही जम गए हों। किसी चीज ने मुझे वहीं पर जकड़ लिया था। मेरे हाथ खुद ब खुद इस दरवाजे की तरफ उठे, इससे खोलने की कोशिश करने लगे। मैं अपने आप को वहां से आगे लेकर जाना चाहती थी, लेकिन ऐसे लगा मेरे कदम मुंजमद हो गए थे। तभी मालकन की चीखती हुई आवाज मेरे कानों में आई, तो मुझे होश आया कि वो क्या कह रही थी कि ये क्या कर रही हो तुम लड़की, मैंने तुम्हें 1000 दफा मना किया है कि इस कमरे के सामने ना आया करो, लेकिन तुम बहुत ढीठ हो, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। मैं खौफ से कांपने लगी। इन्हें कैसे बताती कि ये मैंने सब जानबूझकर नहीं किया। कोई ऐसी कुव्वत थी जिसने मुझे वहां पर खड़ा कर दिया था। फिर मैं मालकन से माफी मांगने लग गई और इसने इससे कहा कि मैंने गलती में ये सब कर दिया है, भूल हो गई थी कि ये कौन सा कमरा है। इसकी आंखों में मेरे लिए शक था। बड़ी मुश्किल से इन्होंने मुझे माफ किया। मैं आंसू बहाती अब काम कर रही थी। सोचने लगी कि मालकन अगर आज मुझे काम से निकाल देती तो मैं कहाँ जाती। दूसरा काम ढूंढने में तो महीने लग जाने थे। अब मैं बहुत एहतियात करने लगी थी। गलती से भी इस कमरे के सामने से ना हो सकती थी, जहां पर मुझे अजीब सा महसूस होता था। दूसरे दिन बेगम साहिबा कहने लगी कि कल बंगले में बहुत बड़ी दावत है, लेकिन अरूज तुमने ख्याल करना है और दावत में आने वाले मेहमानों को इस कमरे में हरगिज नहीं जाने देना और ना ही किसी बच्चे को वहां आस पास घूमने देना है। तुमने बस इसी कमरे का ख्याल रखना है, बाकी पूरी सफाई सुथराई का इंतजाम मैं खुद ही देख लूंगी। मैंने फौरन ही इस बात में सर हिला दिया था। मैं मालकन को अपने काम से खुश करना चाहती थी, इसलिए पूरा ध्यान रख रही थी कि इनकी हर बात को कंप्लीट करूं। दूसरे दिन मैं भी जरा ढंग के कपड़े पहनकर बंगले में चली गई, क्योंकि जानती थी कि आज बंगले में बहुत बड़ी दावत है। बेगम साहबा के रिश्तेदारों ने आना था। जब मैं बंगले में पहुंची तो मैंने देखा मालक भी आज मौजूद था। इसने काले रंग के कपड़े नहीं बल्कि एक उम्दा लिबास पहन रखा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता
मेहमान आना शुरू हो गए। इनके साथ शरारती बच्चे भी थे जो पूरे बंगले में हड़बोंग मचाए हुए घूम रहे थे। कभी वो सीढ़ियां चढ़ते तो कभी उतर रहे थे। अजीब शरारती बच्चे थे। मेरे औसान खता हो गए थे कि कहीं वो इस कमरे का दरवाजा न खोल दें जिसे न खोलने की सख्ती से ताकीद की गई थी। मैं भी वहां खड़ी सोचों में गुम थी। अचानक ही मेरे जहन में एक तरकीब आई थी। इस दिन की आवाज अभी भी मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी कि मुझे यहाँ से आजाद कर दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। आज मेरे हाथ एक अच्छा मौका लगा था। अगर मैं इस मखलूक को आजाद कर देती हूँ तो सारा इल्जाम मेहमानों या बच्चों के ऊपर लग जाएगा। हाँ हाँ, यही अच्छा मौका है अपनी किस्मत बदलने का। हो सकता है मुझे भी किस्मत एक मौका दे रही हो। आज अगर मैं डर गई तो फिर कभी भी कुछ ना कर पाऊंगी। यही सोचकर अब मैं चारों तरफ नजरें रख रही थी। मालक और मालकन अपनी दावत में मसरूफ थे क्योंकि मेहमानों की तादाद बहुत ज्यादा थी। इसलिए इस कमरे के पास ही मैं चौकीदारी के तौर पर खड़ी थी। फिर जैसे ही खाना खला सारे मेहमान लान में चले गए। अब एक भी अफराद लॉन्ज में न बचा था। मुलाजिम भी भाग भाग कर खाना रख रहे थे। मैं अकेले ही इस कमरे के बाहर खड़ी थी। आज किसी का भी ध्यान मेरी तरफ ना था। फिर मैं चुपके से इस कमरे का दरवाजा खोला और अंदर घुस कर दरवाजा बंद कर दिया। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं बहुत बड़ा काम करने वाली हूँ। फिर मैंने कांपते हाथों से इस अलमारी का दरवाजा खोल दिया। अचानक ही धुआं होकर इस अलमारी से बाहर आया। फिर इस कमरे में गर्दिश करने लगा। मैं नहीं जानती थी ये क्या चीज है, लेकिन खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब कमरे का दरवाजा बंद था और वो ऊपर ही चक्कर लगा रहा था। मैंने जल्दी से वो दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खुला फौरन ही वो बाहर निकलता चला गया। मैं नहीं जानती थी कि इस कमरे से आजाद होने वाली ये अजीब सी मखलूक क्या थी, लेकिन बस मैंने किसी की मदद की थी। दिल में सोचने लगी कि हो सकता है कि इसे आजादी चाहिए हो। आखिर हर इंसान को आजाद होने का हक है। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ इसलिए कि मैं अपने हालात बदल सकूं, लेकिन आजाद होने वाली मखलूक तो यहाँ से गायब हो गई थी। मैंने फिर से एक बार इस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था, किसी के ऊपर भी जाहिर न होने दिया कि मैंने ऐसा कोई काम किया है। लेकिन दूसरे दिन मालक ने गुस्से से बंगले में भूचाल बर्पा कर दिया था। वो बुरी तरह चीख रहा था। चीख चीख कर इसने सारे मुलाजमों को इकट्ठा कर लिया। फिर अपनी बीवी से कहने लगा, इसने इतनी जुर्रत की कि इस कमरे में घुसकर इसने मेरे मुवक्किल को आजाद कर दिया है। तुम नहीं जानती इसे मैंने कितनी मुश्किल से काबू किया था। वो सारे मुलाजमों पर नजर रखे हुए था। मैं भी इनके दरमियान ही खड़ी खौफ से कांप रही थी। फिर वो कहने लगा, इस बात का तो मैं आज रात अमल करके पता लगा ही लूंगा तो इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन इससे पहले तुम सब लोग अपने मुंह से बता दो आखिर हरकत किसकी है। सारे मुलाजिम खामोश थे। मैं भी बिल्कुल खामोश खड़ी रही। नहीं चाहती थी कि खुद से अपना नाम बताऊं। फिर इस शाम मैं घर गई तो खूब मायूसी और खौफ की कैफियत में गिरफ्तार थी। मैं जान चुकी थी कि मालिक आज रात अमल करके ये जान लेगा कि मैंने ही इस कमरे में घुसकर इसके मुवक्किल को आजाद कर दिया है। सोचकर रात को घुटनों में मुंह छुपाकर रोने लगी। सारे घर वाले सोए हुए थे। अम्मा भी दवाई खाकर सोई हुई थी। मैंने इनके सामने अपने चेहरे पर किसी किस्म की परेशानी जाहिर न होने दी, लेकिन अंदर ही अंदर जानती थी कि आज के बाद शायद मैं वहां कभी भी ना जा सकूं, क्योंकि मालकन ने मुझे नौकरी से निकाल देना है। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक मुझे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे करीब कोई खड़ा है। तभी मैंने झट से अपना चेहरा उठाया, इधर उधर देखने लगी। वहां तो कोई भी ना था। मैं कमरे के दरवाजे के करीब ही नीचे फर्श पर लेटी हुई थी। ऐसा लगा जैसे सहन में कोई फिर रहा है। मुझे खौफ ने जकड़ लिया, कहीं कोई चोर डाकू तो नहीं। यही सोचकर बड़ी मुश्किल से मैं बाहर आकर खड़ी हुई थी। अचानक ही मेरे पीछे से कोई गुजरा। मैंने फिर पलट कर देखा तो वहां तो कोई ना था। दूर कोने में खड़ा हुआ में एक वजूद काले रंग का अंधेरे में नजर आया। मैं हैरान रह गई, ये कौन था। मैं इसके करीब गई। अचानक ही जैसे ही मेरी नजर उसके ऊपर पड़ी तो हैरत अंगेज मंजर देखा। इस काले वजूद ने देखते ही देखते एक खूबसूरत नौजवान का रूप धार लिया था। मैं हैरत से बौखला कर कहने लगी, कौन हो तुम। वो मुस्कुराया, फिर कहने लगा, मैं वही हूँ जिसने तुमने आजाद किया है। मैं एक जिंदाद हूँ, कई सालों से इस आमल की कैद में था, लेकिन आज तुमने मुझे आजाद करके मेरे ऊपर एहसान किया है। मैं हैरत से फटी फटी निगाहों से इसे देखती रह गई। फिर वो कहने लगा, मैं तो अपने कबीले में बड़ी शान से जिंदगी गुजार रहा था, क्योंकि मैं वहाँ का सबसे ताकतवर जिन था। एक दिन दुनिया देखने के शौक में मैं इंसानों की दुनिया में आ गया। जंगल से गुजर रहा था कि रास्ते में मुझे एक आदमी नजर आया जिसे किसी की मदद की जरूरत थी। वो उम्र में ज्यादा था और जख्मी भी नजर आ रहा था।
मैंने इसकी मदद की, लेकिन इसने मेरी इस नेकी का बहुत बुरा सिला दिया, क्योंकि वो एक बहुत बुरा आमल था। इसने एक घटिया चाल चली थी और मुझे बिल्कुल बेबस करके अपना गुलाम बना लिया। वो जान चुका था कि मैं इस जंगल में मौजूद हूँ। तभी नाटक करके जख्मी हालत में सड़क किनारे पड़ा था। मैं अपने कबीले का सबसे नेक जिनजात था। हर किसी की मदद करने में सबसे पेश पेश रहता था। शायद यही मेरे अंदर सबसे बुराई थी, तो मैं इसकी बातों की आड़ में समझ ना सका कि वो मेरे ऊपर एक खतरनाक किस्म का अमल कर रहा है। जब मैंने वापस जाना चाहा तो मैं बिल्कुल बेबस हो गया था, लेकिन मैं किसी भी तरह इसकी शैतानी अमलियात में इसका साथ नहीं दे सकता था, इसलिए मैं इसके सामने सर न डर न कर सका। फिर इसने मुझे कैद करके इसी घर के कमरे में रख लिया। इसने वहाँ एक खास अमल कर रखा था, जिसकी वजह से कोई भी मेरे कबीले का जिन्नात मुझे आजाद करवाने के लिए वहाँ नहीं आ सकता था। इसलिए मैं तुम्हारी मदद मांगी। तुमने शायद लालच में मुझे वहाँ से आजाद करवाया, लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है, तो मैं इसका बदला भी तुम्हें जरूर दूंगा। इस जिनजात की अजीबो-गरीब कहानी सुनकर मैं हैरान हो गई कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि जिनजात किसी इंसान की कैद में आ जाए। इस बात पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं दोबारा तुमसे मिलने आऊंगा, लेकिन इस बार तुम्हारे लिए खास तोहफा लेकर आऊंगा। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुमने मेरी मदद करके मुझे अपना गर्विदा बना लिया है। ये कहकर वो वहां से गायब हो गया। मैं बिल्कुल सुन खरी थी। कैसे बताती कि इसकी वजह से मैं कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हूँ। अब मेरा काम भी छूट गया है। मैं जानती थी कि आज रात आमिर इस बात का पता लगा लेगा कि मैं ही इसकी मुजरम हूँ। वो मुझे नौकरी से निकालने में देर नहीं करेगा और न जाने मेरे लिए क्या सजा मुंतखब करेगा। दूसरे दिन मैं काम पर ना गई, लेकिन बेगम साहिबा पुलिस लेकर पहुंच गई, वो भी मुझ गरीब के दरवाजे पर। बेगम साहिबा ने पुलिस वालों को कहा कि इस लड़की ने मेरे घर से चोरी की है। वो जान चुकी थी कि ये मेरे शौहर की मुजरिम है। मेरा काम पर न जाना इन्हें मजीद शक में मुब्तला कर दिया था। फिर पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले गई। अम्मा पीछे से दुहाइयां देती रही। छोटे बहन भाई भी रोने लगे, लेकिन मैं बिल्कुल बेबस चुपचाप पुलिस के साथ चल पड़ी थी। जानती थी कि मैंने एक ऐसा जुर्म किया है जिसकी माफी मिलने की मुझे उम्मीद न थी। पहले ही घर में गुर्बत का डेरा था, और अब मैं जेल चली जाती तो मेरे बहन भाइयों ने मुझे भूखे ही मर जाना था। पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे तो मैंने बंगले की मालकन के घर से चोरी की है, जबकि हकीकत कुछ और थी। सिर्फ मैं ही ये बात जानती थी कि मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। फरजाना भी मुझे बहुत गुस्से से देख रही थी। फिर मेरे पास आकर कहने लगी, मुझे 3 साल हो गए बंगले में काम करते हुए, लेकिन मैंने आज तक ऐसी हरकत नहीं की। क्या जरूरत थी ऐसी हरकत करने की? मुझे भी बदनाम करवा दिया तुमने आज से। मैं तुमसे अपनी दोस्ती खत्म करती हूँ। मैं मुजरिमों की तरह सर झुकाकर पुलिस के साथ चल पड़ी थी। अभी थाने में पहली ही रात थी कि अचानक एक एहलकारिया आई और कहने लगी, चलो बीबी तुम्हारी जमानत हो गई है। मैं हैरान थी कि मेरी जमानत करवाने वाला कौन है। देखा तो वही जिनजात था जिसने एक खूबसूरत नौजवान का रूप धारा हुआ था। मैं इसे देखकर पहचान गई। इसकी काली आंखों ने मुझे बता दिया कि वो कोई और नहीं बल्कि एक जिनजात है। फिर मैं जेल से बाहर आकर उसके सामने रोने लगी। इसने कहा कि अब मेरी इज्जत मिट्टी में रुल गई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सब मेरे सामने हुआ है। अब मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊंगी? मेरी माँ और छोटे बहन भाइयों का तो सदमे से बुरा हाल है। मोहल्ले में भी मेरी इज्जत पमाल हो चुकी है। वो मेरी बात सुनकर कहने लगा, फिक्र ना करो, तुम्हारे रहने का बंदोबस्त मैं करूंगा। तुम अब इस इलाके में नहीं रहोगी। चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस जिनजात ने मुझे भरपूर यकीन दिलाया कि हर मुश्किल घड़ी में तुम मुझे अपने साथ पाओगी। अब मैं रात के इस अंधेरे में घर पहुंच गई थी। अम्मा मुझे अपने सामने देखकर हैरान रह गई। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जेल से वापस आ गई हूँ। फिर मैं अम्मा से कहने लगी, जल्दी जल्दी सामान समेट लें, हम यहाँ से निकल रहे हैं। अम्मा बड़ी परेशान हुई। फिर कहने लगी, हम कहाँ जाएंगी बेटा? इस भरी दुनिया में कोई भी तो हमारा अपना नहीं है। फिर हमने घर का सारा सामान लिया और छोटे बहन भाइयों को लेकर बाहर निकल आई। आधी रात को मैं ये मोहल्ला खाली करने वाली थी, क्योंकि जानती थी कि लोग जिंदगी भर मुझे इस बात का ताना देंगे कि मैं चोरी के इल्जाम में जेल जा चुकी हूँ। वो जिनजात हमारे साथ साथ था। फिर हम इसके साथ काफी दूर तक चलते रहे। आखिरकार वो हमें इस इलाके से बहुत दूर ले गया, जहाँ हमें कोई न जानता था। उसने रहने के लिए हमें एक घर दे दिया। मैं हैरान रह गई। इस कॉलोनी में रहने वाले लोग क्या कहेंगे कि हम बगैर पूछे इसके खाली घर में आबाद हो गए हैं। तो फिर वो चुपके से कहने लगा, डरने की जरूरत नहीं, ये घर कई सालों से वीरान पड़ा है। तुम लोग इस घर में आराम से रह सकते हो। मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। ये कहकर वो वहां से गायब हो गया, जबकि मैं अजीब शशोपंज में गिरफ्तार वहां खड़ी थी। फिर अम्मा और छोटे बहन भाइयों ने सारा सामान इस घर के कमरों में रखना शुरू कर दिया।
उस घर की वीरानी बता रही थी कि वो कई सालों से खाली है। फिर जैसे ही सुबह हुई तो मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने घर के बाहर जमा होना शुरू कर दिया। वो हैरान थे कि इस असीरज़दा घर में कौन आकर बसा है। तभी एक आदमी ने दरवाजा बजाया। अम्मा ने जाकर दरवाजा खोला। मैं भी इनके पीछे ही खड़ी थी। वो आदमी कहने लगा, हाँ बहन, तुम कौन हो जो रात को आकर इस घर में रहने लगी हो? तुम जानती नहीं इस घर में बहुत खतरनाक असीब रहता है, वो तुम लोगों का जीना हराम कर देगा। अम्मा इसकी बात सुनकर परेशान हुई तो मैं इस आदमी से कहने लगी, आप फिक्र ना करें, हम गरीब लोग हैं, किराया नहीं था इसलिए इस खाली घर में आकर रहने लगे। वो आदमी कहने लगा, ठीक है आपकी मर्जी। समझाना मेरा काम था, लेकिन पिछले 20 सालों से इस घर में कोई भी नहीं रह रहा। आज आपको देखा तो सब हैरान है। मैं समझ गई कि वो कौन से जिन के बारे में बात कर रहा है। कहीं वो जिनजात के ही कोई रिश्तेदार तो नहीं थे जो इस घर को रातों रात खाली करके चले गए थे। फिर इस जिनजात ने हमें इस घर में शिफ्ट कर दिया। अम्मा और छोटे बहन भाई बहुत डर रहे थे, लेकिन मैंने इन्हें समझा दिया कि ये सब लोगों के कहने की बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम लोग आराम से यहाँ रहो। छोटे बहन भाई रोने लगे तो मैंने इन्हें कहा कि अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो पुलिस वाले मुझे दोबारा गिरफ्तार करके ले जाएंगे। फिर वो इस बात पर चुप हो गए और मेरे कहने पर इस घर में खेलने कूदने लगे। ये इस नए मोहल्ले में आकर हम आराम से रहने लगे। जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत होती तो वो जिन्नात बड़े आराम से मेरी हर जरूरत पूरी कर देता। वो रात को मेरे पास इस घर में आता था। इसका कहना था कि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैंने इसकी मदद करके इस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। घर में रुपए पैसे की रेल पेल होने लगी। घर के हालात बदल रहे थे। फिर एक दिन मैंने सुना जब मोहल्ले के लोग अजीब अजीब बातें कर रहे थे। इनका कहना था कि इतने गरीब लोग हैं और खाना पीना ऐसा है जैसे अमीर लोग हैं। आखिर इनकी दौलत का राज क्या है? मैं ये बात सुनकर परेशान हो गई। फिर इस रात जिनजाद आया तो मैं इससे कहने लगी, मुझे कोई ऐसा काम चाहिए जिसे देखकर लोग ये ना कहें कि हमारे घर में पैसा कहाँ से आ रहा है। वो कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूँ, तुम क्या काम करना चाहती हो? फिर मैंने इससे अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मैं शुरू से ही एक बहुत बड़ा पार्लर खोलना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे कह दिया कि मैं एक ब्यूटी पार्लर खोलकर वहां लड़कियों का मेकअप करना चाहती हूँ। वो मेरी बात सुनकर हंसा था, फिर कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। दूसरे ही दिन इसने हमारी घर की मरी मंजिल पर एक शानदार ब्यूटी पार्लर खोलकर दे दिया। लेकिन ये घर असेरज़दा था, इसलिए मोहल्ले की कोई भी औरत या लड़की यहाँ तैयार होने न आती थी। 2 दिन गुजर गए थे, मैं इंतजार करती रह गई, लेकिन कोई भी न आया। अब मैं मायूस होने लगी थी। फिर एक दिन मैंने देखा जब एक नौजवान लड़की मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे दुल्हन बनना है, जितने पैसे भी तुम्हें चाहिए तुम ले लो, लेकिन मुझे इतना शानदार तैयार करना कि देखने वाले देखते रह जाएं। उसने लाल रंग का खूबसूरत लिबास पहन रखा था। मैं खुश हो गई कि चलो मेरे पार्लर का पहला कस्टमर तो आया। फिर मैं जल्दी जल्दी इसे तैयार करने लगी, लेकिन जैसे ही सामने आईने में देखा तो मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि इस लड़की का अक्स तो आईने में आ ही नहीं रहा था। मैं खौफ से थर-थर कांप रही थी। इसका मतलब था कि ये लड़की नहीं बल्कि कोई जिनज़ादी थी। तभी अचानक वो जिन मेरे सामने आकर खड़ा हुआ और कहने लगा, घबराओ मत, इस लड़की को मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था। अगर मोहल्ले पड़ोस के लोग लड़कियों का आना जाना देखेंगे तो खुद ही अपनी बहनों बेटियों को तुम्हारे पास भेजने लगेंगे, इसलिए मैंने ही अपनी जिनज़ादी को लड़की के रूप में तुम्हारे पास भेजा। इस जिनज़ाद की आज रात शादी की तकरीब है, इसलिए तुम्हारे पास तैयार होने आई है। मैं इस दिन का शुक्रिया अदा करने लगी जो मेरे ऊपर इतना एहसान कर रहा था। फिर मैंने अपने खौफ को नजरअंदाज करके इसे एक शानदार दुल्हन का रूप दे दिया। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि वो शीशे में नजर ना आ रही थी, जबकि मैं अपने आप को इस शीशे में देख रही थी। फिर उसने सामने परी खुशबू की बोतल पूरी अपने ऊपर अंडेली और खुशी-खुशी उस घर से गायब हो गई। मैंने जैसे ही सामान रखने के लिए दराज खोला तो मैं हैरान रह गई। सारे दराज पैसों से भरे हुए थे, तो गोया ये सारे पैसे इस जिनज़ादी ने रखे थे। फिर इस रात को वो जिनज़ाद मेरे पास आया और कहने लगा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने कबीले में लेकर जाना चाहता हूँ, दिखाऊंगा कि वहाँ की शादियाँ कैसी होती हैं। मैं परेशान हो गई और कहने लगी, मेरी अम्मा और बहन भाई अकेले पड़ जाएंगे। वो कहने लगा, सिर्फ आज रात की बात है, कल सुबह मैं तुम्हें दोबारा यहाँ छोड़ जाऊंगा। फिर इसने मुझे तैयार होने का कह दिया। मैं पहली बार कहीं जा रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने भी हमें शादी में ना बुलाया था, क्योंकि हम गरीब लोग थे और अब्बा के मरने के बाद तो मैंने कभी भी अपने जिस्म पर ढंग के कपड़े ना पहने थे। तभी मैंने अपना साल पुराना रखा हुआ एक अच्छा सा सूट निकाला, उसे पहनकर तैयार हो गई।
अब मैं हर जाविये से खुद को देख रही थी। मुझे खुद से प्यार हुआ आता था, इसलिए मैं खुद को बहुत अच्छा प्यार किया। फिर थोड़ी देर में वो जिनजात मुझे लेने आ गया। वो मुझे देखकर खुश हुआ था। फिर कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इसकी तारीफ में मैं शर्मा गई। फिर उसके साथ इसके कबीले में जा पहुंची। मैं वहां जाकर हैरान थी, क्योंकि इसका कबीला कोई आम कबीला न लग रहा था, बल्कि वहां जिन्नात का एक रश था। जिनजादियां भी बहुत कीमती और खूबसूरत लिबास पहने खड़ी थी, लेकिन मेरी जैसी वहां कोई भी खूबसूरत जिनजादी ना थी। मैं सबसे अलग नजर आ रही थी। फिर गुलजार मुझे सबसे मिलवाने लगा। फिर वो मुझे अपने माँ बाप के पास ले गया और कहने लगा, इसी लड़की की वजह से मुझे इस अमल से आज़ादी मिली है। उसके माँ बाप भी जिस पर मेरा शुक्रिया अदा करने लगे तो मैं शर्मा गई। फिर वो जिन्नात कहने लगा कि हम सारे कबीले वाले बहुत नेक जिन्नात हैं। हमने कभी किसी इंसान के साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया, इसलिए हमारे कबीले की खुशहाली का यही राज है। फिर जैसे ही दुल्हन बाहर आई तो सबने जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर दी। इस दुल्हन को मैंने ही तैयार किया था, वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर दुल्हन भागती हुई मेरे पास आई और कहने लगी, इसी लड़की ने मुझे प्यार किया था। देखो ये आज मेरी शादी में भी आई है। फिर इसने अपने गले से एक सोने का हार उतार कर मेरे गले में पहना दिया और कहने लगी, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। मैं शर्मिंदा थी क्योंकि आज उसकी शादी थी, लेकिन मैं कोई भी तोहफा अपने साथ लेकर ना आई थी। फिर मैंने अपने हाथों में पहने हुए गुलाब के फूलों की नजरें इसके हाथों में पहना दिए। वो खुशी से नहाल हो गई। फिर शानदार तरीके से इस दिन रात की शादी हो गई। थोड़ी ही देर बाद बेगम के मुंह खोल दिए गए। लजीज खानों की खुशबू चारों तरफ बिखर गई। फिर मैंने जिनजादे के साथ खाना खाया। वो नहायत अच्छा और मेहरबान था। आज तक कोई इंसान मेरी जिंदगी में ना आया था। आने वाला यही जिनजादा था, जिसने मेरी जिंदगी की दुनिया पर बदल कर रख दी थी। एक बहुत अच्छी रात गुजारकर मैं अब वापस घर आ गई थी। अम्मा और छोटे बहन भाइयों के लिए ढेर सारा खाना भी लेकर आई थी। अम्मा की हालत भी पहले से काफी बेहतर हो गई थी, क्योंकि इस शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर हमारे घर इसका इलाज करने आ रहा था। हमारे घर का सारा खर्चा वही जिनजाद उठा रहा था। फिर मैंने देखा, एक दिन मोहल्ले की एक लड़की डरते डरते मेरे पास आई थी। फिर कहने लगी, आज मेरी दोस्त की मंगनी है, मुझे प्यार होना है। मैं इसे देखकर खुश हुई। आहिस्ता आहिस्ता लड़कियों ने मेरे पास आना शुरू कर दिया था। फिर मैंने उसे इतना अच्छा प्यार किया कि वो अपने आप को आईने में देखकर हैरान रह गई। जाते हुए इसने चंद पैसे मेरे हाथ पर रख दिए। मैं इन पैसों को देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि ये मेरी पहली कमाई थी। कुछ दिनों बाद मैंने अपने घर की तमीरात का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि उस दिन दादी ने मुझे बहुत खूबसूरत सोने का कीमती हार दिया था। इसे बेचकर मैंने अच्छे खासे पैसे हासिल किए और पूरे घर को दोबारा से बनवाना शुरू कर दिया। मैंने अपने पार्लर में भी खूब खर्चा किया और ये शहर का सबसे अच्छा और महंगा पार्लर बन गया। अब लोगों ने बातें करना छोड़ दी थी। हर कोई मेरी दौलत से मरऊब हो चुका था, जान चुका था कि ये आम से दिखने वाली लड़की बहुत मालदार है। अब लड़कियों की एक लाइन मेरे घर के बाहर लगी रहती थी। हर कोई मुझसे ही प्यार होना चाहती थी। पहले मैं किसी से बात करने को भी तरसती थी, लेकिन अब मेरे पास इतना वक्त भी ना होता था तो मैं किसी से दो घड़ी बात ही कर लेती। अम्मा भी एक बंगले वाली मालकिन की तरह शानदार कपड़े पहनती। छोटे बहन भाई शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। फिर मैंने सुना कि शहर में एक बहुत बड़ा आमल आया हुआ है, जो लोगों का हर किस्म का इलाज करता है। लोगों की एक लाइन लगी हुई है जो इसके आस्थाने पर बाहर जाती है। एक दिन मैं भी नकाब करके इसके आस्थाने पर जा पहुंची। जब अंदर गई तो देखा, हैरान रह गई। ये कोई और नहीं बल्कि उसी मालकिन का शौहर, वही शैतानी आमल था जो नेक जिन्नात को कैद करके इनसे अपने काम करवाया करता था। मैं इसकी असलियत लोगों के सामने लाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी बेइज्जती का बदला इससे लेने का फैसला किया। उसने मुझे जेल में डाला था, हालांकि मेरा तो इसमें कोई कसूर ना था। अब मैं अपना मेकअप करके इसके आस्थाने पर जा पहुंची और इससे कहने लगी, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, इसलिए मैं जल्दी शादी करना चाहती हूँ। वो मेरी खूबसूरती पर फिसल गया था। मैं देख रही थी कि इसकी नजरों में मेरे लिए हवस है। फिर इसने मुझे कहा कि कल रात को तुम मेरे पास आना। मैं इसके इरादे अच्छी तरह जानती थी, इसलिए आज रात वापस आ गई। फिर इसी रात मेरे पास वो जिनजादा आया। वो मुझसे शदीद नाराज था। फिर कहने लगा, तुमने इस शैतानी आमल के पास जाने का फैसला क्यों किया? तुम नहीं जानती कि इसने ही मुझे कैद करके अपना गुलाम बनाया था। मैं इसे कहने लगी कि मैं इसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती हूँ। मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो ये काम करना ही छोड़ देगा। फिर थोड़ी रात इसके कहने पर मैं आधी रात को इसके आस्थाने पर जा पहुंची। इसकी नीयत खराब हो चुकी थी। फिर इसने मेरा काम करने के लिए मुझे कहा कि वो एक रात मेरे साथ गुजारना चाहता है। मैं पहले ही ये समझ गई थी कि वो मुझसे किसी ऐसे ही काम का बोलेगा। जैसे ही इसने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैंने एक हंगामा बर्पा कर दिया। इसे मार मार कर मैंने सारे लोगों को वहां जमा कर लिया था। फिर सब लोगों के सामने कहने लगी कि इस आमल ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। वो लाल आंखों से मुझे घूर रहा था, लेकिन मुझे किसी की परवाह ना थी।
जानती थी कि एक ताकतवर जिन्नात की ताकत मेरे साथ है, वो मेरा कुछ भी बिगाड़ ना सकता था। फिर थोड़ी ही देर में लोगों ने इसे मारना पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि इसने किसी जवान लड़की की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। कुछ लोगों ने फौरन पुलिस बुलवा ली। अब पुलिस इसको गिरफ्तार करके ले जा रही थी, लेकिन वो शरीर गुस्से में मुझे मारने की धमकियां दे रहा था और कहने लगा था, मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा। फिर मैंने भी इसे कह दिया, तो मैंने आज तुमसे अपना बदला ले लिया है। तुमने ही एक रात मुझे ऐसे ही जेल में डलवाया था, हालांकि इसमें मेरा कोई कसूर भी ना था। पूरे मोहल्ले ने मुझे बदनाम करके वहां से रातों को मुझे भागने पर मजबूर कर दिया था। ये इसका मुकाफाते अमल है जो इसके सामने आज पेश आया है। मैं खुश थी कि मैंने अपनी बेइज्जती का इससे बदला ले लिया था। जिनजात भी मुझसे बहुत खुश था। वो कहने लगा, मैंने तो इससे अपना बदला ना लिया, क्योंकि मैं नेक जिन्नात हूँ और हर किसी को माफ कर दिया करता हूँ। लेकिन तुमने अपना बदला लेकर अच्छा किया, इसके साथ यही होना चाहिए था। फिर एक दिन अम्मा कहने लगी कि अब तुम शादी कर लो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। छोटे बहन भाई भी धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे थे, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी हमेशा इस जिनजात के नाम पर गुजारने का फैसला कर लिया था, क्योंकि इसने मेरी जिंदगी में आकर मुझे जिंदगी गुजारने का एक ढंग सिखा दिया था। वरना तो मैंने ऐसे ही इंसानों की तरह गुलाम बनकर अपनी जिंदगी गुजार देती। छोटी बहनें अब कद में मेरे बराबर आकर खड़ी हो गई थी। मैं सोचने लगी कि मैं पहले इनकी जिम्मेदारियों से आजाद होना चाहती हूँ, फिर ही अपने बारे में सोचूंगी। आज भी आधी रात को वो जिन ज्यादा मेरे पास आता है, तो मैं इसे दुनिया जहाँ की बातें करती हूँ। मैं नहीं जानती कि वो मुझे किस नजर से देखता है, लेकिन मेरे दिल में वो बस चुका है। ऐसे लगता है कोई भी इंसान इस जैसा नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत नेक और इज्जत करने वाला जिन जात है। इसने मुझे इज्जत देखकर मेरी जात को मातबर कर दिया था। आज मोहल्ले के लोगों की नजरों में मेरी एक इज्जत है। पहले जो लोग इस बात पर नाराज थे कि हम इनके मोहल्ले में आकर क्यों रहने लगे हैं, अब इन लड़कियों की और औरतों की एक भीड़ मेरे घर के दरवाजे पर लगी रहती है। मैं भी इस दुनिया में मगन होकर अपना माजी भूल चुकी हूँ। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था, मैं इसे सोचना नहीं चाहती थी। मेरी एक छोटी सी गलती पर मेरी बचपन की दोस्त ने मुझसे दोस्ती खत्म कर दी थी, लेकिन आज ऐसे लगता है मुझे इस दिन रात के अलावा अपनी जिंदगी में किसी दूसरे दोस्त की जरूरत नहीं। मैं अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रही हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें।